हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई कीड़ा। तो आज हम लोग 13 जून की कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि आप जो मैं आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ उसे आप फिर से न्यूज़पेपर आर्टिकल से पढ़ लें। मैं बेसिकली ओवरव्यू डिस्कस करूँगा कम समय में, जिससे कि जो ब्रॉडर कंसेप्चुअल पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले जो FSSAI ने फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किया है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स है वो 5 पैरामीटर्स के बेसिस पर है, जिसमें है कि ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विलेंस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग और कंज्यूमर एम्पावरमेंट है। ठीक है। तो इसके बेसिस पर इन्होंने एक रैंकिंग निकाली है। ठीक है। इसमें जो टॉप पर है वो है तमिलनाडु है। ठीक है। बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। एक फर्स्ट कैटेगरी है लार्ज स्टेट्स की, दूसरी कैटेगरी है स्मॉल स्टेट्स की, और थर्ड जो कैटेगरी है वो है यूनियन टेरिटरी की। तो स्मॉल स्टेट्स में गोवा टॉप पर है और यूनियन टेरिटरी में JNK है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आप पढ़ रहे होंगे कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग बेसिकली क्या कोशिश कर रही है कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म लाने की। ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या है? इसमें ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो स्टेट्स हैं वो आपस में कंपटीशन करें, जो हेल्दी कंपटीशन होगा, और एक दूसरे को कोशिश करें कि एक दूसरे से वो आगे निकले। ठीक है। तो उसमें क्या करती है कि नीति आयोग बहुत सारा इंडेक्स निकालती है। ठीक है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी निकाला है नीति आयोग ने। तो उसी लाइन पर अगर देखिए तो FSSAI ने क्या किया है कि ये फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाला है। ठीक है। तो बेसिकली जो फसाई है उसका जो मेन मोटिव है कि मतलब स्टेट्स को इनकरेज करें, क्यों? तो इनकरेज करें, और इसमें कि वो जो अपना जो फूड सेफ्टी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो उनको स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है। तो जो फर्स्ट पैरामीटर है कि ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, इसमें है कि ये जो वेटेज है वो बेसिकली इस पर दिया जाता है कि आपके पास कितने फूड इंस्पेक्टर्स हैं। ठीक है। फूड इंस्पेक्टर्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट तरह का आप डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं उस पर फोकस करता है। ठीक है। कॉम्प्लायंस में ये होता है कि जो भी आउटलेट्स हैं किन्होंने कितना लाइसेंस लिया है। ठीक है। और लाइसेंस के साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो सब कितना फॉलो हो रहा है। फूड टेस्टिंग में है कि कितने लैब्स हैं जिससे कि रैंडमली फूड सैंपल लेकर के टेस्ट किए जाएँ। ठीक है। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की, आप कितना ट्रेन कर रहे हैं जो स्टाफ को। ठीक है। कितना अपडेट कर रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट हैपनिंग से। और कंज्यूमर एम्पावरमेंट है कि आप कितना अवेयर कर रहे हैं। ठीक है। कि वो कंज्यूमर्स खुद आगे आएँ और जो फूड सेफ्टी है उसको फॉलो, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो करें। ठीक है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में यही है, आप कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ भी फूड सेफ्टी से रिलेटेड है आप इस डेटा को या फिर इस इंडेक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। बेसिकली इसमें ये डिस्कस किया गया है कि हाउस होल्ड जो स्पेंडिंग है वो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है। तो इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि आखिर इसका रीज़न क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है। अगर आप देखें, अगर मैं बहुत बेसिक में चलूँ तो अगर मैं GDP बहुत तरह से मेजर किया जाता है। ठीक है। अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड से GDP अगर मेज़र करूँ तो बेसिकली उसका जो फार्मूला होता है GDP का होता है C+I+G+X-M। ठीक है। C क्या होता है? कंजम्पशंस, I इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और ये होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट, मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है। तो GDP ये सारी चीज़ों से मिल करके बनता है। ठीक है। तो अब अगर मैं कंजम्पशन की बात करूँ, ठीक है, तो कंजम्पशन में जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। तो अब ये जो आपने पढ़ा भी होगा कि इंडिया जो है वो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। ठीक है। तो इस बार क्या हुआ है कि अभी जो बहुत सारे जो सर्वे हुए थे उसमें ऐसा देखा गया है कि जो जो लोग हैं वो स्पेंड कम कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी जैसे सर्वे हुआ था। ठीक है। तो जो FMCG इंडस्ट्रीज़ का जो बेसिकली अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो वो निगेटिव है, कि तो लोग जो है वो जो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, क्लोथ्स हो गए, या फिर आप ये देख लीजिए कि ईटिंग ईटिंग आइटम्स हो गए। ठीक है। तो बेसिकली शैम्पू, ये सब जो चीज़ें जो जो डेली यूज़ में आता है उस पर लोग कम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका ये रीज़न बताया जा रहा है कि अब इन्फ्लेशन ज़्यादा है,
तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है और लोगों की जो इनकम है, ठीक है, वो लगभग कांस्टेंट है। और पैंडेमिक के बाद क्या है कि पैंडेमिक में तो गवर्नमेंट का जो मेजर सपोर्ट था वो बेसिकली फूड आइटम्स पर था, तो बहुत सारे जॉब लॉस हो गए, ठीक है। तो उससे क्या हुआ है कि इनकम रैदर स्टैग्नेंट रहा है या फिर डिक्लाइन किया है और इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि कंज्यूम या तो कंज्यूम कम कर रहे हैं, या तो वो जो कम क्वांटिटी में गुड्स खरीद रहे हैं या फिर जो इन्फीरियर क्वांटिटी का जो गुड्स है उसको खरीद रहे हैं। तो ओवरऑल जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स का जो कंजम्पशन है वो कम हो गया है, ठीक है। तो अब इसका सीधा इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि इसका जो अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो इसका सीधा इम्पैक्ट जीडीपी ग्रोथ पर पड़ सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल वही दूसरी ओर डिस्कस कर रहा है कि हमारा कंजम्पशन तो चलो घटा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो अगर इन्वेस्टमेंट को कंपेयर किया जाए लास्ट डिकेड से तो कॉरपोरेट का जो बैलेंस शीट है, ठीक है, वो अच्छा है। साथ साथ जो अगर बैंक्स का जो एनपीए का इशू है वो भी काफ़ी लास्ट डिकेड से अगर मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया है। तो कॉरपोरेट्स और बैंक्स के पास पैसा है लेंड करने के लिए, ठीक है। लेकिन लेकिन हो क्या रहा है कि जो हाउस होल्ड हैं वो उतना स्पेंड कर ही नहीं रहे हैं, और गवर्नमेंट्स के पास भी कंस्ट्रेंट है फिजिकल डिफिसिट का, तो गवर्नमेंट भी उतना ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पा रही है। तो इनका जो कॉरपोरेट्स और जो बैंक्स के पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो एक तरह से आइडल पड़ गए हैं। तो यहाँ से इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी हमारा बूस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा कि हमारा सी भी कम है, आई भी कम हो रहा है, ठीक है, जी कम ही है, और फिर हमारा एक्सपोर्ट मान जो नेट एक्सपोर्ट है वो जनरली इंडिया का नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका सीधा से इम्पैक्ट जो है वो हमारे जीडीपी ग्रोथ पर पड़ेगा, ठीक है। तो और इसमें एक टर्म भी डिस्कस किया है, ग्रामेज रिडक्शन। तो इसमें हो क्या रहा है कि बेसिकली जब हाउस होल्ड क्या है कि कंज्यूम जब कम कर रहे हैं, स्पेंडिंग उनका घट रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो होना क्या चाहिए था कि जैसे जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो जो प्रोडक्ट्स हैं उसके जो प्राइसेज हैं वो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो एफएमसीजीज क्या कर रही हैं कि प्राइस को कांस्टेंट रख रही है लेकिन क्वांटिटी को घटा रही हैं। इसी को ग्रामेज रिडक्शन कहा जाता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो लेट से कि आपको जो है 100 ग्राम का जो कोलगेट जो टूथपेस्ट है वो मिलता था 100 रुपीज़ में, ठीक है। तो अब वही डब्बा आपको अभी 100 रुपीज़ में ही मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर जो क्वांटिटी है टूथपेस्ट की वो घट के हो गई है 90 ग्राम्स, ठीक है। प्राइस तो सेम है लेकिन क्वांटिटी घट गई है, इसी को बोला जाता है ग्रामेज रिडक्शन, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी अपनाई है एफएमसीजी कंपनीज़ ने, जिससे कि लोगों को ये नहीं लगे कि प्रोडक्ट है वो महंगा हो गया है, ठीक है। इस आर्टिकल में इसी चीज़ को डिस्कस किया गया है। तो एक इसको आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट साइकिल से। इसमें यूपीएससी 2017 में एक क्वेश्चन भी पूछ चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ है कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया को लास्ट रैंक मिला है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये बेसिकली ये डिस्कस करता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल और क्लाइमेट चेंज और बेसिकली ओवरऑल जो पॉलिसी मेजर जो गवर्नमेंट ले रही है उस पर हर कंट्री को रेट करते हैं, और इंडिया का उसमें लास्ट रैंक है, ठीक है। तो अब ये आर्टिकल बेसिकली ये बोलता है कि ठीक है लास्ट रैंक है तो वी शुड इसमें एक्चुअली इस इंडेक्स में फ्लॉ भी है, ठीक है। अब लास्ट रैंक है इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। दो अगर मैं रैंकिंग बताऊं तो उसमें एयर क्वालिटी में इंडिया का 179 रैंक है, और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में 165 है, ठीक है। और फिर अगर मैं बात करूं कि एक्सपोजर टू हैवी मेटल है उसमें 174 रैंक है, मतलब कुछ चीज़ों में काफ़ी ख़राब रैंक है, ठीक है। तो ये बेसिकली वो ईयरली कैलकुलेट होता है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये रैंक दिया गया है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर ये नहीं है। ओवरऑल पिक्चर काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो टिल 2019, ठीक है, टिल 2019 जो था इंडिया जो है टोटल ग्लोबल इमिशन कार्बन इमिशन का 3% ही इमिट किया था, जबकि यूएस और ईयू जो है वो 47% इमिट किए थे, ठीक है। और अगर मैं पर कैपिटा इमिशन की बात करूं तो इंडिया कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर मैं पर कैपिटा इमिशन की बात करूँ तो इंडिया की रैंक 53 है, जो कि नॉर्वे से भी बेटर है, ठीक है।
और अगर मैं बात करूँ कि बात करता हूँ जीएसजी इंटेंसिटी ऑफ ग्रोथ रेट, इसका मतलब कि अगर आप 1 यूनिट अगर आप जीडीपी इक्विवेलेंट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको कितना कम कार्बन लग रहा है, ठीक है। उसमें इंडिया का रैंक 34 है जबकि यूएस का रैंक 44 है, तो इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल इस आर्टिकल का ये कहना है कि वी शुड नॉट टॉक अबाउट रैंकिंग, देयर इज सम फ्लॉ बिकॉज इट इज़ जस्ट कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो इंडिया का अभी तक का जो ग्रोथ रहा है वो लो कार्बन ग्रोथ रहा है। तो ये आर्टिकल ये भी बोलता है कि अगर इस लो कार्बन ग्रोथ को कंटिन्यू करना है तो क्या करना होगा कि इंडिया को टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, जिससे कि ओवरऑल जो कार्बन इमिशन है उसको कम किया जा सके, और इसमें डेवलप्ड कंट्री को आगे आना होगा। और नॉट ओनली दे शुड हेल्प नॉट ओनली इंडिया बट टू द होल डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड नेशन, ठीक है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का फाइट है वो किसी एक कंट्री के लिए नहीं है, और ये सब जो इंडेक्स हैं वो जो फॉल्स पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं किसी भी कंट्री के बारे में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मे भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, अभी फॉरेस्ट का इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, तो उसमें ये पूछा जा सकता है, तो इसका इस रैंकिंग का क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए तो उसमें हमें यही बोलना है कि ये जो क्लाइमेट का जो इशू है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री पर नहीं है, और ये जो रैंकिंग है वो रियल पिक्चर पोर्ट्रे नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।